बड़ी खम्मा सभी को। अब आज के जो वीडियो को देखने से पहले सबसे पहली बात यह है कि आपको पिछले वीडियो देख के आने। यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो आप लोगों को पता नहीं होगा कि क्या कुछ चल रहा है। तो पिछले वीडियो नहीं देखे हो तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक मिल जाएंगे, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में जाकर उन वीडियो को पहले से पहले देखें। अब से पहले साइंस के लगभग 3 वीडियो अपन ने अपलोड कर दिए हैं, जो आप लोग वो वीडियो देख के और उसके बाद देखें। जैव प्रक्रम चैप्टर के अंदर काफी महत्वपूर्ण और विस्तार पे बात कर रहे हैं। ये चैप्टर 8 नंबर का, जहां से निबंधात्मक प्रश्न रहेगा, इस वजह से इस चैप्टर के अंदर अपन डिटेल से बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में अपन सभी क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे। लास्ट में एक बार जो एग्जाम के अगले दिन है, पूरे जितने भी चैप्टर है उनके इंपोर्टेंट प्रश्न डाल दिए जाएंगे। मतलब वीडियो देखने का मतलब ये नहीं है कि आप पास हो, आप टॉप क्लास में नंबर लेके आओ और बहुत बेहतरीन नंबर प्राप्त कर सको। इस उद्देश्य से आपको कंसेप्ट क्लियर करवाया जा रहा है, ठीक है। बने रहिए आज के सेशन में मेरे साथ, ठीक है। अब देखो, इससे पिछले वीडियो में मैंने बता दिया आप लोगों को, आहार नाल चल रहा था और आहार नाल में हमें लाल ग्रंथि से बात करनी थी। तो इस वीडियो में अपन लाल ग्रंथि से बात करेंगे। लाल ग्रंथि को सिल्वरी ग्रंथि भी कहते हैं, इसको लाला ग्रंथि भी कहते हैं, और इससे निकलने वाले रस को कहा जाता है लाला रस, ठीक है। लाल ग्रंथि मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, पेरोटिड ग्रंथि या कर्णपूर्व ग्रंथि। ये ध्यान रखना, लाल ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है पेरोटिड ग्रंथि। बस इतना ध्यान रखना यहां से कि लाल ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? पेरोटिड ग्रंथि। लाल ग्रंथि मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। इसे बताऊं तो मैं आपको पेरोटिड या कर्णपूर्व ग्रंथि, ठीक है। दूसरे नंबर पे अधोजीवा ग्रंथि और तीसरी ग्रंथि होगी सबमैंडिबुलरी और सबमैक्सिलरी ग्रंथि, ठीक है। अब यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि पेरोटिड ग्रंथि कान के पास स्थित होती है, बस इतना सा ध्यान रख लो और ज्यादा आवश्यकता नहीं है, बस, ठीक है। आप ये ध्यान दीजिएगा, लाल ग्रंथि मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, जिसमें सबसे बड़ी कौन सी होती है? पेरोटिड होती है, यहां से और कुछ नहीं। इसके अलावा बस ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां से शानदार प्रश्न है कि लाल ग्रंथि से टाइलिन एंजाइम निकलता है, एमाइलेज, टाइलिन या एमाइलेज निकलता है, और लाइसोजाइम एंजाइम निकलता है। टाइलिन एंजाइम स्टार्च का पाचन करता है, लाइसोजाइम एंजाइम मुंह के बैक्टीरियाओं को नष्ट करने में सहायक है, ठीक है। तो इतनी बात ध्यान रखनी है लाल ग्रंथि से, और आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना है यहां से, ठीक है। लाल ग्रंथि एक प्रकार की बहिस्त्रावी ग्रंथि है, बस इतना ध्यान रखो। इसके अलावा आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। आगे बात करें तो ध्यान रखो, थोड़ा सा जनरली आप ध्यान सकते हो कि भोजन और लार जो मिल जाती है, इसे लुगदी या बोलस कहा जाता है। भोजन और लार मिल जाती है, इसे क्या कहा जाता है? ध्यान रखना, लुगदी या बोलस कहा जाता है। भोजन खाने से पहले जो मुंह का पीएच होता है 6.8 होता है तकरीबन, और भोजन खाने के बाद जो मुंह का पीएच होता है लगभग 7.2 होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का सर्वाधिक पाचन का होता है, मुख गुहा में होता है, और कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने में मुख्य रूप से टाइलिन एंजाइम कार्य करता है, ठीक है। सामान्यतः मुंह का पीएच 6.8 होता है, ये क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट है। यदि मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाए तो मुंह का कैंसर हो जाता है, अर्थात दंत क्षय प्रारंभ हो जाता है, दांत गिरने लग जाते हैं, ठीक है। क्योंकि दांतों पर लगा हुआ इनेमल यानी दंत वाला घट जाता है, जो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, जिसका सूत्र Ca3PO4 होता है। ये मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। ये कंप्लीट स्लाइड क्लियर करनी है आपको, ठीक है। इसके बाद में आपको ग्रसनी के बारे में बात करनी है। ग्रसनी में मैंने बताया था आप लोगों को कि ये ध्यान रखना, हार नाल और श्वास नाल दोनों का क्रॉस पथ है। हार नाल और श्वास नाल का दोनों का क्या है? क्रॉस पथ होता है ग्रसनी, ठीक है, ठीक है। आगे बात करें तो ध्यान रखना, ये ग्रसनी है। ग्रसनी में एपिग्लोटिस के बारे में मैंने बताया था कि एपिग्लोटिस इस बात को सुनिश्चित करता है कि भोजन आहार नाल में ही जाए और वायु कहां जानी चाहिए? श्वास नाल में जानी चाहिए, ठीक है। ग्रसिका के बारे में बात करें तो ग्रसिका में भोजन का पाचन नहीं होता है, ग्रसिका में भोजन का पाचन नहीं होता है, आपको यह ध्यान रखना है यहां से, ठीक है। आगे बात करें तो ध्यान दो, आमाशय का आकार अंग्रेजी के आकार का जे आकार का होता है, ठीक है। आमाशय भोजन धारण कर सकता 3 से 4 लीटर, कितना? 3 से 4 लीटर। भोजन का पाचन में लगभग 3 से 4 घंटे का समय लग जाता है। इसमें आमाशय में रेनिन एंजाइम और पेप्सिन एंजाइम होता है। रेनिन एंजाइम दूध का पाचन करता है, पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है, और आमाशय में जो अम्ल होता है वो कौन सा होता है? HCl, ठीक है। क्या होता है? HCl। आगे बात करते हैं, बड़े ध्यान से सुनेंगे सभी। आमाशय को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहला भाग है कार्डियक भाग, ठीक है। ये ग्रसिका के पश्च भाग से जुड़ा होता है। फिर बीच का भाग होता है फंडिस भाग, ये मध्य का भाग है जिसमें रुंजी होती है जो भूख का आवास कराती है। तीसरा भाग है पाइलोरिक भाग, ये भाग अंतिम भाग है
जो छोटी आंत के ग्रहणी यानी ड्यूडेनियम से क्या होती है, जुड़ी होती है। इस तरीके से आमाशय के 3 पार्ट है, ठीक है। आगे बात करें तो ध्यान रखना आमाशय में ऑक्सेंटिक सेल होती है, इनको इंग्लिश में कहते हैं पेराइटल कोशिका। ध्यान रखना यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल छोड़ती है। आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किन से निकलता है, ऑक्सेंटिक कोशिका या पेराइटल कोशिकाओं से निकलता है, ठीक है। आगे बात करें तो ध्यान रखना यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय में करता क्या है, तो देखो ये भोजन को अम्लीय बनाता है। भोजन को क्या बनाता है, अम्लीय। भोजन को सड़ने से बचाता है, ठीक है। टाइलिन की क्रिया को यह क्या कर देता है, बंद कर देता है। और निष्क्रिय एंजाइमों को क्या कर देता है, सक्रिय। सब कुछ आपको पढ़ा रखा है, सिर्फ आपके रिपीट और एग्जाम के पास में आपको चीजें याद आ जाए, इसलिए आप लोग इस वीडियो को देखते रहें ताकि आपका डाटा वापस याददाश्त में आ जाएगा। फिर इसके बाद में इंपोर्टेंट मैं आपको बता दूंगा कि यही प्रश्न इस पूरे चैप्टर का क्लियर करके जाना, काफी महत्वपूर्ण सिद्ध हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना इंपोर्टेंट से आप टॉपर नहीं आ पाओगे, इतने टॉपर नहीं आओगे कि 100 में से 100 ले आओ, लेकिन डिटेल से आप 100 में से 100 प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। ध्यान दो इधर, भोजन को अम्लीय बनाने का काम कौन करेगा, HCl, ठीक है। और भोजन को सड़ने से भी बचाता है कौन, HCl। टाइलिन की क्रिया को बंद कर देता है कौन, HCl। निष्क्रिय एंजाइमों को क्या कर देता है, सक्रिय कर देता है। निष्क्रिय एंजाइम कैसे, जैसे रेनिन एंजाइम एक सक्रिय एंजाइम है, लेकिन बात करें रेनिन एंजाइम, ध्यान रखना आमाशय के अंदर प्रोरेनिन तरीके से रहता है, यानी कि निष्क्रिय एंजाइम के रूप में रहता है। आमाशय में प्रोरेनिन होता है जो एक निष्क्रिय एंजाइम है, इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या कर देता है, सक्रिय कर देता है, रेनिन में बदल देता है। इसी प्रकार प्रोपेप्सिन एंजाइम को ध्यान रखना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, पेप्सिन में बदल देता है, ठीक है, यानी सक्रिय एंजाइम में बदल देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का और क्या काम है, तो ये बैक्टीरिया को क्या करता है, नष्ट कर देता है। इस तरीके से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के महत्वपूर्ण काम, ठीक है। आमाशय में HCl के मुख्य रूप से कार्य क्या, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट साबित हो सकता है, इसको आप पढ़ जाएंगे एक बार, ठीक है। ध्यान दें आगे एक और बात ध्यान रखो कि जो भोजन मुख गुहा से आमाशय में आता है, इसको बोलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बोलस। और मुख गुहा में भोजन की प्रकृति क्षारीय होती है, किसकी वजह से, टाइलिन एंजाइम की वजह से। और आमाशय में ध्यान रखना भोजन की प्रकृति अम्लीय होती है, किसकी वजह से, HCl की वजह से। आमाशय से जब भोजन छोटी आंत में आता है तो इसको कायम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कायम। छोटी आंत में भोजन की प्रकृति होती है क्षारीय, जब छोटी आंत से बड़ी आंत में भोजन आता है तो इसे कहा जाता है कायम, ठीक है। और ध्यान रखना यहां पर छोटी आंत में भोजन क्षारीय प्रकृति का क्यों है, क्योंकि पित्तरस के कारण। किसके कारण, पित्तरस के। ये वाली स्लाइड आप लोगों के लिए और ये वाली दोनों इंपोर्टेंट साबित हो सकती है, ठीक है। आगे ध्यान दो, रेनिन एंजाइम के बारे में बात करें तो ये दूध का पाचन करता है, यानी दूध में केसिन प्रोटीन होती है, केसिन प्रोटीन का पाचन कौन करता है, रेनिन एंजाइम करता है। कौन करता है, रेनिन एंजाइम। रेनिन एंजाइम शिशु या बालक में सर्वाधिक सक्रिय होता है, इसीलिए 24 घंटे एक बच्चा दूध पी पाता है, ठीक है। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है, ये प्रोटीन को ध्यान रखना पेप्सिन एंजाइम पेप्टोन में बदल देता है। आगे बात करें तो देखो आमाशय में सर्वाधिक कर्कमा कुंचन गति पाई जाती है। आपसे पूछा जाए ध्यान रखना मुख गुहा से भोजन ध्यान रखना आमाशय में उतरता है तो कौन सी गति करता है, कर्मानुकुंचन गति। इसी गति को इंग्लिश में पेरिस्टाइल मोशन बोला जाता है, ठीक है। आगे बात करें तो आमाशय में जठर ग्रंथि होती है जिनसे जठर रस स्रावित होता है। इस जठर रस में ध्यान रखना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 0.2 से 0.3% होता है और बाकी इसमें लगभग 99% जल होता है। आमाशय में HCl की मात्रा ज्यादा हो जाए तो ये एसिडिटी का कारण बनता है। किसका कारण बनता है, एसिडिटी का। और एसिडिटी के रोकथाम के लिए ध्यान रखना एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, एंटासिड का। एंटासिड क्या है, ये एंटासिड दुर्बल क्षारक है। क्या ये दुर्बल क्षारक है, ध्यान रहे आप सभी को। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और बेकिंग सोडा, ठीक है, जिसको बोलते हैं इनो का उपयोग, ये ध्यान रखना पेट दर्द को रोकने में काफी अहम भूमिका निभाते हैं। ध्यान रखना एसिडिटी को रोकने के रूप में काम में आते हैं एंटासिड। और एंटासिड में दुर्बल क्षारक के एग्जांपल ये आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आमाशय का पीएच लगभग 0.5 से 1.0 के आसपास होता है, ठीक है। आमाशय चिकना होता है, आमाशय में प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन होता है, ठीक है। अरे बात समझ में और ध्यान दें, यहां से इसको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। जो क्वेश्चन मैं आपके सामने नहीं बोल रहा छोड़ सकते हो उनको, यहां से भी आप लोग इस कंसेप्ट को छोड़ दीजिए। आमाशय में पचित भोजन को कायम कहा जाता है, ये मैंने बता दिया, इसको छोड़िए आप लोग, ठीक है। फिर जठर प्रावस्था ये छोड़ो, ये भी आपके काम का नहीं है, ठीक है, इन्हें भी छोड़ दीजिए।
आमाशय में भोजन का सामान्य पाचन होता है, आमाशय में प्रोटीन का सबसे ज्यादा पाचन होता है, वसा के पाचन की शुरुआत होती है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है, आमाशय में भोजन की प्रकृति अम्लीय होती है, आमाशय हरनाल का सबसे चौड़ा भाग होता है जिसकी लंबाई 26 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन कौन पर, अग्नाशय ग्रंथि पर, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पेंक्रियास ग्रंथि। काफी अच्छा महत्वपूर्ण टॉपिक है ये एक मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है, मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है। ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसका वजन लगभग 80 से 85 ग्राम होता है। इस ग्रंथि का 99% भाग ध्यान रखना बहिस्त्रावी है और 1% भाग इसका अंतःस्त्रावी है। ठीक है, इसे पूर्ण पाचक ग्रंथि कहते हैं। पहली बात तो ये ध्यान रहे, पूर्ण पाचक ग्रंथि कहा जाता है इसको। ठीक है, और इसका जो पीएच होता है लगभग 7.7 होता है। इसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है और इससे स्त्रावित जो मुख्य एंजाइम है लाइपेज, एमिलेज, ट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, काइमोट्रिप्सिनोजन। ठीक है, आगे ध्यान दें, अग्नाशय ग्रंथि एंजाइमों की छोटी आंत, एंजाइमों को छोटी आंत में छोड़ती है। इस अग्नाशय ग्रंथि का जो आकार होता है वो पत्तेनुमा होता है। ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित हार्मोन के बारे में बात करें तो ध्यान रखना लैंगरहैंस द्वीप समूह की कोशिकाओं द्वारा, ध्यान रखना लैंगरहैंस द्वीप समूह की कोशिकाओं द्वारा कौन सा हार्मोन निकलता है, तो ध्यान रखना लैंगरहैंस द्वीप समूह की कोशिका अल्फा, बीटा और गामा होती है। ठीक है, डेल्टा भी होती है लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोगों को सिर्फ यहां से ये ध्यान रखना है बीटा कोशिका। और बीटा कोशिका से क्या निकलता है, इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की, बेटिंग बेस्ट ने। किसने की, बेटिंग बेस्ट ने। इंसुलिन मतलब अग्नाशय ग्रंथि आप लोगों की काफी महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है, ध्यान रखना। इंसुलिन हार्मोन यदि ध्यान रखना, इंसुलिन हार्मोन की बात करें, यदि रक्त में शर्करा बढ़ जाए, रक्त में क्या बढ़ जाए, शर्करा बढ़ जाए तो इंसुलिन की कमी हो जाती है। रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाए तो इंसुलिन की कमी हो जाएगी, जिससे कि मधुमेह या डायबिटीज रोग हो जाता है। ठीक है, यदि रक्त में शर्करा की कमी हो जाए तो यानी इंसुलिन की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और इंसुलिन की वृद्धि हो जाए तो ध्यान का रोग हो जाएगा हाइपोग्लासीमिया। कौन सा रोग हो जाएगा, हाइपोग्लासीमिया। अब यहां से ध्यान रखना कि इसकी मात्रा, इंसुलिन हार्मोन की मात्रा ज्यादा हो जाए तो भी प्रॉब्लम, और इंसुलिन की मात्रा कम हो जाए तो भी प्रॉब्लम। इसलिए ध्यान रखना, इसको ध्यान रखना नियंत्रित करने की विधि को कहा जाता है पुनर्भरण विधि। क्या कहा जाता है, पुनर्भरण विधि। एक बार क्वेश्चन आया हुआ भी बोर्ड एग्जाम में, ध्यान रखना पुनर्भरण विधि। क्या बोला जाता है, पुनर्भरण विधि। आगे ध्यान दो, अग्नाशय में उपस्थित, ये छोड़िए ये आपके काम का नहीं है, और अग्नाशय में उपस्थित ये भी छोड़िए। अग्नाशय ग्रंथि अग्नाशय रस को छोटी आंत के ड्यूडेनियम में छोड़ती है। ठीक है, यहां से एक लाइन ध्यान रख सकते हो, बाकी छोड़ दीजिए ना। आगे ध्यान दो, अग्नाशय एंजाइम। अग्नाशय में लाइपेज, एमिलेज और ट्रिप्सिन होता है। लाइपेज लिपिड यानी वसा का पाचन करता है, एमिलेज स्टार्च का पाचन करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, इतना ध्यान दो। अब लिवर पे बात करते हैं, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, बड़े ध्यान से सुनेंगे। यकृत या लिवर है जिसको बोलते हैं जिगर, जिसका अध्ययन विज्ञान की शाखा हिपेटोलॉजी में किया जाता है। इसका वजन लगभग 1.5 किलो के आसपास होता है, 1.2 केजी है, लगभग 1.5 केजी के आसपास। ठीक है, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है, अंदर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग, यानी सबसे बड़ी बहिस्त्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी बहिस्त्रावी ग्रंथि है ये अंदर की। मानव शरीर का सबसे बड़ा बाहरी अंग कौन सा है, तो ये तो त्वचा है, ये आपका काम का नहीं है, इसको छोड़ दो। यकृत एंजाइम का निर्माण नहीं करता, बल्कि ये किसका निर्माण करता है, वर्णक का निर्माण करता है। कौन से वर्णक का, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन नामक वर्णकों का निर्माण करता है। ठीक है, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन नामक वर्णकों का निर्माण करता है। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को ध्यान नहीं देना। ठीक है, यहां से आप लोगों के रहेगा नहीं, कुछ भी छोड़ दीजिए। ठीक है, आगे ध्यान दो, मानव शरीर का विषाक्त पदार्थ ध्यान रखना, सबसे ज्यादा अमोनिया होता है। इस अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है, यकृत, जिसको ऑर्निथिन चक्कर कहा जाता है। ठीक है, यकृत को मानव शरीर की प्रयोगशाला या रसायनशाला कहा जाता है। यकृत विषाक्त भोजन को अविषाक्त में बदलता है। ठीक है, इतना ध्यान दो। अब ये देखिए चैप्टर नंबर आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, वहां से भी क्लियर कर लो इसको। सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में कृत्रिम संश्लेषण के माध्यम से बनाया गया। ठीक है, सबसे पहले यूरिया बनाया गया। ठीक है, सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में कृत्रिम संश्लेषण के माध्यम से बनाया गया। कौन सा, यूरिया, जिसकी खोज किसने की, होर्लर ने। जबकि बर्जेलियस ने सन 1815 में कहा कि कार्बनिक यौगिकों को केवल जीवधारी स्रोतों से ही प्राप्त किया जा सकता है, इन्हें बनाया नहीं जा सकता। ठीक है, इन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, जिसे जैव शक्ति सिद्धांत कहा गया। तो जैव शक्ति सिद्धांत किसने दिया, आपसे पूछ रहे तो बर्जेलियस ने।
कि जैव शक्ति सिद्धांत किसने दिया, ठीक है, ये रहा जैव शक्ति सिद्धांत किसने दिया, तो ये बर्जेलियस ने दिया, ठीक है। इन्होंने कहा कि कार्बनिक यौगिक को केवल जीवधारी स्रोतों से ही प्राप्त किया जा सकता है, यानी प्रयोगशाला में करते विधियों से संश्लेषण नहीं किया जा सकता, इसे क्या कहा जाता है, जैव शक्ति सिद्धांत, ठीक है। आगे बात करते हैं, यकृत मानव शरीर का एकमात्र ऐसा अंग है जिसमें पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। यकृत में कुफुर कोशिकाएं होती है जो मृत आरबीसी का क्या करती है, भक्षण करती है, ठीक है। इतना ध्यान दे लो, ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। यकृत मानव शरीर की बहिस्रावी ग्रंथि है। ये ध्यान रखना, शरीर का ग्लूकोज शरीर में ज्यादा हो जाए तो ये ग्लाइकोजन में बदल जाता है, किसमें बदल जाता है, ग्लाइकोजन में। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना, ध्यान रखना, ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है, और ग्लाइकोजन का वापस ग्लूकोज में बदलना ग्लाइकोजेनेलाइसिस कहलाता है। ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि जीव जंतुओं का संचित भोजन किसे कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना ग्लाइकोजन को। यहां से ये क्वेश्चन ध्यान रखना है, जीव जंतुओं का संचित भोजन किसे कहा जाता है, ग्लाइकोजन को, ठीक है, ध्यान रखना, इतना ही ध्यान रख लीजिए, बस एक क्वेश्चन ध्यान रख लो, जीव जंतुओं का संचित भोजन किसको कहा जाता है, ग्लाइकोजन को। आगे ध्यान दो, यकृत का महत्वपूर्ण रूप से कार्य क्या है, तो ये पित्तरस का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, पित्तरस का। अब ध्यान रखना, पित्तरस की प्रकृति द्विबल क्षारीय होती है, लगभग इसका पीएच 7.5 से 8.5 होता है, और ये पित्तरस पित्ताशय में जाकर क्या हो जाता है, एकत्रित हो जाता है, ठीक है। अब पित्तरस मुख्य रूप से क्या करता है, वसा की बड़ी बड़ी गोलिका होती है, इन गोलिकाओं को छोटी छोटी गोलिकाओं में बदलता है। वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाओं को वसा की छोटी छोटी गोलिकाओं में बदलता है। इसे इमल्सिफिकेशन या इमल्सीकरण या पाइसीकृत वसा कहा जाता है। ये ध्यान रखना आप लोगों को, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए आप लोग, यहां से ये क्वेश्चन ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। यकृत में जो रोग होता है लिवर सिरोसिस रोग हो जाता है, ठीक है, लिवर सिरोसिस रोग हो जाता है, ये ध्यान रखो। भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण कहां पर होता है, प्लिया में होता है, ठीक है। शराब पीने से लिवर सिरोसिस रोग हो जाता है, ठीक है, ध्यान दो। अब आ जाते हैं पर छोटी आंत में। आहार नल का सर्वाधिक लंबा भाग कौन सा है, छोटी आंत। कौन सा है, छोटी आंत। छोटी आंत में वसा का सर्वाधिक पाचन होता है। छोटी आंत में जो पचित भोजन होता है उसे कायल कहा जाता है। छोटी आंत में भोजन की प्रकृति क्षारीय होती है। छोटी आंत में प्रारंभिक भाग घृणी आमाशय के पाइलोरिक भाग से जुड़ी होती है। छोटी आंत का अंतिम भाग इलियम बड़ी आंत के प्रारंभिक भाग के सिक्कम से जुड़ा होता है। छोटी आंत में मुख्यतः कितने भाग है, 3। आप सभी नमूनों को एक बात बता देता हूं कि ध्यान रहे आप लोगों को, निबंधात्मक प्रश्न आएगा, चाहे वो आप मान लो पाचन तंत्र में पूछ लें। अब से पहले मैंने हार्ट पढ़ा दिया, उत्सर्जन तंत्र पढ़ा दिया, अब मैं श्वसन तंत्र पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। ये तो कन्फर्म समझो कि एक बड़ा क्वेश्चन इनमें से आएगा, 100% आएगा। लेकिन ध्यान रखना, आपको डिटेल्स जो बताई जा रही है, ये डिटेल्स लिख देना, अच्छे से क्लियर करके ये लिख देना, बहुत अच्छे से उसको समझा देना, आपको नंबर मिल जाएंगे और याद करने की कुछ भी नहीं है। आप सोचें कि कोई सेम टू सेम लाइन आप भूल भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, बस किसी जैसे छोटी आंत के बारे में वर्णन करना आपको अच्छे से, तो आप इसकी डिटेल्स जानोगे, छोटी आंत क्या है, काम क्या करती है, ठीक है, जब तो आप लोग लिख पाओगे। इसलिए डिटेल्स के ऊपर ध्यान दो, और आपको कोई लाइन भूल जाते हो टेंशन ना करो, किसी एक लाइन के पीछे मत पड़े हो, जितना याद हो रहा है उतना याद कीजिए एग्जाम टाइम पर। बस सभी चैप्टर को एक बार जरूर से अच्छे से पढ़ना है। छोटी आंत में वसा का सर्वाधिक पाचन होता है। छोटी आंत में पचित भोजन को क्या कहा जाता है, कायल। छोटी आंत में भोजन की प्रकृति क्षारीय होती है। छोटी आंत का प्रारंभिक भाग घृणी आमाशय के पाइलोरिक भाग से जुड़ा होता है। ये बातें मैंने बता दी। और छोटी आंत के मुख्य रूप से कितने भाग है, 3 भाग है, ठीक है। पहला भाग इसका ड्यूडेनियम है, दूसरा भाग इसका जेजुनम और तीसरा भाग इसका इलियम है। और इलियम में भोजन का सर्वाधिक अवशोषण होता है, ड्यूडेनियम में भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है, ठीक है। आगे बात करें तो ध्यान दो, आंतरिक रस, यहां से आप लोग ध्यान रखो कि छोटी आंत में जो आंतरिक रस निकलता है ब्रूस ग्रंथियों से निकलता है, जिसका पीएच लगभग 7.7 से 8.5 होता है, ठीक है। और यहां पर ये रसांकुर होते हैं, ये ध्यान रखना, जिनको लीवर कुन की दीवार कहा जाता है, रसांकुर होते हैं यहां पर, ठीक है, ध्यान दो। आगे कहें बड़ी आंत की लंबाई लगभग 1.2 मीटर होती है। और बड़ी आंत के 3 मुख्य रूप से भाग है, सिक्कम, कोलेन और रेक्टम। रेक्टम को बोलते हैं मलाशय, ठीक है। सिक्कम भाग के ही ध्यान रखना, यहां पर परिशेषिका जुड़ी होती है, अपेंडिक्स बीमारी का कारण बनती है। अपचित भोजन का क्या होता है, इसमें पाचन होता है, ठीक है। और बड़ी आंत के अंदर यह भी ध्यान रखना कि जल का अवशोषण होता है। जल का क्या होता है, अवशोषण, ठीक है, इतना ध्यान रखो। और ये मलाशय होता है, इसमें अपशिष्ट पदार्थ इकट्ठे रहते हैं। अपशिष्ट पदार्थ क्या रहते हैं, इकट्ठे, बस इतना ध्यान रखो। और वसा के बारे में बात करें, देखो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन पे बात कर रही थी, वो वसा पे बात करते हैं। जैसे घी, तेल है, इनमें वसा है, ठीक है।
और ये वसा है, वसा की बड़ी बड़ी गोलिका एक पित्रस यकृत से जो निकलता है इसको पाइसीकृत वसा में बदलता है। और ये पाइसीकृत वसा, ध्यान रखना, अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाले एंजाइम लाइपेज एंजाइम की उपस्थिति में वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल का निर्माण करता है। ठीक है, वसीय अम्ल वसा की मूल इकाई है। यहां से ये प्रश्न ध्यान रखना कि वसा की मूल इकाई क्या है। वसा की मूल इकाई क्या है? वसीय अम्ल है। ठीक है, ग्लिसरॉल का उपयोग किसमें किया जाता है? तो साबुन, पारदर्शी साबुन बनाने में किया जाता है। यहां से ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा ना। आगे ध्यान दो, साबुन का सह उत्पाद क्या है? ग्लिसरॉल। ठीक है, कृत्रिम आंसू बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? ग्लिसरॉल का। ठीक है, प्रोटीन के बारे में मैंने आपको समझा दिया है, बार बार क्या ही समझाऊं, कार्बोहाइड्रेट के बारे में बता दिया। ठीक है, इस तरीके से पाचन की आपको महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, आप खुद देख लीजिए, इतनी डिटेल्स है, लेकिन इतनी डिटेल्स बताइए सिर्फ और सिर्फ पाचन की बताइए। अब इसमें से आपको महत्वपूर्ण लिखना है। ठीक है, अब इसी के साथ में आप देखिए श्वसन तंत्र के बारे में और बता देता हूं, आप बने रहिए इसी वीडियो के अंदर। श्वसन तंत्र की और बात कर लेते हैं। ठीक है, फिर बाकी क्वेश्चन लेकर बात करेंगे। इसके बाद का जो पार्ट है वो क्वेश्चन लेकर बात करेंगे। ठीक है, श्वसन तंत्र पे भी बात कर लेते हैं, बने रहिए, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, मेन बातें करेंगे। श्वसन तंत्र आपको ऑफलाइन क्लास में खूब बताया, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार श्वसन तंत्र के बारे में देख लेंगे। ठीक है, श्वसन भौतिक एवं रासायनिक क्रिया का योग है। इसमें कोशिकाओं द्वारा वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज का विखंडन करके CO2 निष्कासित किया जाता है। ठीक है, श्वसन प्रक्रिया में। ठीक है, इसमें क्या होता है? ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में CO2 प्लस जल का निर्माण करती है। ठीक है, आगे बात करें तो इसमें लगभग 686 किलो कैलोरी एनर्जी का निर्माण होता है। श्वसन एक प्रकार की धारणा ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया भी है, कैटाओलिक अभिक्रिया भी है, दहन प्रक्रिया भी है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी। बस इतना सा ध्यान रखना, यहां से कोई बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, वायु श्वसन अवायु श्वसन में क्या अंतर है? ध्यान दो, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ये जीव जंतुओं में होता है। ठीक है, और ये इष्ट यानी कवक में होता है। ठीक है, बैक्टीरिया इनमें होता है। ठीक है, यहां पर ऊर्जा 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, और यहां ध्यान रखना, एटीपी का पूरा नाम आपसे पूछे तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एक और बात ध्यान रखना आप लोगों को कि एक मोल एटीपी में ऊर्जा कितनी, एक मोल एटीपी का विखंडन करने पर कितनी ऊर्जा विमोचित होती है? तो आपको ध्यान रखना यहां 30.7 किलो कैलोरी एनर्जी। ठीक है, ये एनर्जी आपको यहां से ध्यान रखनी है। ठीक है, अलग ये प्रश्न आपको मैं अभी एमसीक्यू करवाऊंगा, उनमें लाकर बता दूंगा। कभी कभी मनुष्य की मांसपेशियों में ध्यान रखना भी अवायवीय श्वसन होता है। ठीक है, इसमें 2 एटीपी ऊर्जा बनती है। आगे बात करें तो ये प्रक्रिया ध्यान रखना, वायु श्वसन ये प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जबकि ये प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ किसमें होती है? कोशिका द्रव्य में। इसमें जो उत्पाद बनता है CO2 H2 ऊर्जा बनता है वायु श्वसन में। अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन के अभाव में तो लैक्टिक अम्ल ऊर्जा बनता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एथेनॉल CO2 और ऊर्जा बनती है। ये बातें मैंने समझा दी, अब सबको याद होगा जिनने पहले से पढ़ रखा है। ठीक है, बीपी उनके बनेंगे जिन्होंने क्लियर नहीं कर रखा, उनको भी बीपी बनाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनके लिए भी मैं काफी शॉर्ट में और उपलब्ध कराऊंगा लास्ट के दिन की जो क्लासें रहेगी। पर अभी डिटेल से पढ़ो, लास्ट की क्लासों में आप लोग फिर वो वीडियो देख के जाना। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आप लोगों का लगभग 100% रहने का चांस है, और 100% में आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है मैं आपको बता देता हूं अभी। ठीक है, आपको यहां ध्यान रखना 100% क्वेश्चन रहने का चांस है। ग्लूकोज है ये, और ये ग्लूकोज है ना जो पायरेट अम्ल में बदलता है, तो ये ध्यान रखना कौन किसकी उपस्थिति में? कोशिका द्रव्य की उपस्थिति में। ग्लूकोज का विभिन्न पथों में विखंडन, ग्लूकोज का पूछ ले, ग्लूकोज का विभिन्न पथों में विखंडन, विभिन्न पथों में विखंडन, पथों में विखंडन यदि आपसे पूछ ले। ठीक है, ग्लूकोज ध्यान रखना पायरेट अम्ल में टूटता। पायरेट अम्ल 3 तरीके से टूटता है, एक तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, एक ऑक्सीजन के अभाव में, एक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में टूटता है, CO2 H2 ऊर्जा का निर्माण होता है। यहां से आपको पूछ सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में किसका निर्माण होता है? CO2 H2 ऊर्जा का, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ऑक्सीजन के अभाव में पेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण। कोशिका द्रव्य में ध्यान रखना, यहां पर अपन बात करें इष्ट में ध्यान रखना, यहां पर इष्ट में है ना, ये ध्यान रखना एथेनॉल CO2 और ऊर्जा का निर्माण। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इष्ट या खमीर में ध्यान रखना, ये किसमें? अवायवीय श्वसन में। ये वायु श्वसन, ये ऑक्सीजन के अभाव में। ध्यान रखना CO2 प्लस किसका निर्माण करेगा? ऊर्जा का निर्माण करेगा। लैक्टिक अम्ल क्रैम्प का कारण बनेगा, मांसपेशियों में ऐंठन का कारण बनेगा। ये मैंने पढ़ा दिया आपको अच्छे से। ग्लूकोज का विखंडन विभिन्न पथों में, शानदार कंसेप्ट है, 100% इसका प्रश्न रह सकता है।
ठीक है, सो का मतलब आप समझ ही जाओ, क्लियर करके ही जाना है। निःश्वासन में श्वास अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन 21% लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% लेते हैं, नाइट्रोजन जितनी लेते हैं उतनी ही छोड़ देते हैं, ऑक्सीजन अपन 16.4% छोड़ते हैं, CO2 3.76% छोड़ते हैं लगभग। कुछ बुक है इसके बारे में 4.6% दे रखी है, तो ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है। और आप लोग जो एनसीईआरटी वाले स्टूडेंट है, आप क्लास 10th वाले, ये ही ध्यान रखे जाए, 4.6% ध्यान रखो, आपकी बुकों में भी यही दिखा रखा है, ठीक है। आगे ध्यान दो, श्वसन अंग, देखो स्तनधारी जो जीव होते हैं, कशेरुकदंड, एबिल संघ में पक्षी आते हैं, मैंने बताया था, उभयचर, मगरमच्छ, मेंढक, पीसी संघ में, पहले ये ध्यान रखो, मगरमच्छ, मेंढक, पक्षी, कशेरुकदंड वाले जीव होते हैं। इनमें जो श्वसन होता है ना, वो फेफड़ों से होता है, किससे होता है, लंग्स से होता है, ठीक है। छिपकली के अंदर भी ध्यान रखना, लंग्स से होता है, ध्यान रखना श्वसन। और मछली होती है ना, इसमें जो श्वसन गिल्स, कलोम या गलफड़े की सहायता से होता है, केंचुओं में हदिचर्म से। आपको ये ध्यान रखना, हम पक्षी, मनुष्य, पक्षी, मगरमच्छ, मेंढक, इनमें ध्यान रखना जो श्वसन की प्रक्रिया होती है वो फेफड़ों से होती है, ठीक है। छिपकली में भी फेफड़ों से होती है, ये ध्यान रखो, बस इतना से ध्यान रखो, पूरा ध्यान रखने की जरूरत नहीं इसमें, ठीक है। यहां पर पूरा ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, छोड़िए आप लोग इसी स्लाइड को। कीट जो श्वास लेते हैं वो ट्रेकिया से लेते हैं, श्वास नली से लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन ध्यान रखना, आपकी बुक में दे रखा है, ठीक है। आगे बात करें, कीट में ध्यान रखना, मच्छर, बिच्छू, ये पुष्ट के फेफड़ों से लेते हैं, ठीक है। मकड़ी हो गई। अब देखो श्वसन तंत्र के भाग, सबसे पहले नासा द्वार पे बात करेंगे, नासा, गुहा, ग्रसनी, लैरिंक्स, श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिकाएं, कुपिकाएं, ठीक है। ये भाग है जो मैंने आप लोगों को अच्छे से पढ़ा रखा पहले से, ठीक है, तो इन पे ज्यादा जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है मुझे, ठीक है। फिर भी किसी को प्रॉब्लम हो तो ध्यान रखना। मैंने बताया था श्वास नली में सी आकार के छल्ले कितने होते हैं, लगभग 15 से 20 होते हैं, ठीक है। फेफड़ों पर जो झिल्ली होती है ना, आवरण होता है ना, वो किसका होता है, प्लूरल झिल्ली। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये ध्यान रखना है, प्लूरल झिल्ली, ठीक है। आगे ध्यान दो, श्वसन का सही क्रम क्या होता है, देखो नासा द्वार, फिर इसके बाद नासा गुहा, ग्लोटस, कंठ, श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिकाएं, कुपिकाएं, ठीक है। और श्वसन तंत्र की मूल इकाई क्या आपसे पूछ ले, कुपिका, क्या है, कुपिका। श्वसन तंत्र की मूल इकाई क्या है, कुपिका। ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है कि श्वसन तंत्र का सही क्रम क्या होता है, ये आया हुआ प्रश्न, आप सोच रहे हो बोर्ड क्लास के अंदर, ठीक है, पिछली बार ये आया है ये प्रश्न। आगे ध्यान दो, नासा द्वार में सबसे पहले बात करें, नासा द्वार की संख्या 1 जोड़ी होती है। फिर नासा गुहा में बात करो, इसमें छोटे छोटे बाल होते हैं, वायु को छानने का काम करते हैं, धूल के कणों को रोकने का काम करता है, ठीक है। मैंने बता दिया अगरबत्ती की गंध का पता लगता है घ्राणग्राही या ओलिफैक्टरी से, ठीक है, घ्राणग्राही पिंडों के द्वारा अगरबत्ती की गंध का पता लगता है। इसके अलावा मैंने कहा था कि मानव शरीर का एयर कंडीशनर किसको कहा जाता है, नासा गुहा को, क्योंकि ये ध्यान रखना गर्मी में सर्दी ठंडी हवा देता है और सर्दी के अंदर गर्म हवा देता है, यानी नम वायु को ये गर्म कर देता है, गर्म वायु को नम कर देता है, इसलिए मानव शरीर का इसको एयर कंडीशनर कहा जाता है, ठीक है। आगे बात करें तो देखो, भोजन और श्वास का जो क्रॉस पथ होता है, कॉमन क्रॉस पथ होता है, वो क्या होता है, ग्रसनी, जिसके बारे में अपन चर्चा ही कर चुके हैं। आगे बात करें लैरिंक्स या कंठ, ठीक है, लैरिंक्स या कंठ के बारे में बात करें तो ध्यान रखना ये ध्वनि उत्पन्न करता है, क्योंकि इसमें ध्यान रखना स्वररज्जु पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, इसमें स्वररज्जु पाए जाते हैं। कंठ के अंदर 9 उपास्थियां होती है, कितनी, 9 उपास्थि होती है, बस ये ध्यान रखना है आपको, कंठ के अंदर 9 उपास्थि होती है। श्वास नली की लंबाई लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। इसमें सी आकार के छल्ले लगभग 15 से 20 होते हैं, जो श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं, श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं। आगे बात करें श्वसनी या ब्रोंकाई, ठीक है। श्वसनी या ब्रोंकाई मुख्य रूप से 2 भागों में बटी होती है, लिख देना इसकी डिटेल, 2 भागों में बटी होती है, ध्यान रखना। एक श्वसनिकाएं हो गई, एक तरीके 2 भागों में बटी होती है, एक तो प्राथमिक श्वसनी, इधर की तो इधर की द्वितीयक श्वसनी, प्राथमिक श्वसनी और द्वितीयक श्वसनी, ठीक है। ये प्राथमिक श्वसनी, ये द्वितीयक श्वसनी, ठीक है। आगे बात करें श्वसनिकाएं, ठीक है, तो आगे श्वसनी ध्यान रखना श्वसनिकाओं में बढ़ जाती है, जिनको कहते हैं ब्रोंकियोल्स, क्या कहा जाता है, ब्रोंकियोल्स कहा जाता है। फिर इसके बाद में आ जाती है कुपिका, क्या आ जाती है, कुपिका, जो श्वसन तंत्र की मूल इकाई है, ठीक है। यहां पर गैसों का परिवहन होता है, गैसों का मुख्य रूप से आदान प्रदान होता है, वो कहां से होता है, कुपिका से होता है, कहां से होता है, कुपिका से होता है। आगे बात करें श्वसन के चरण, ठीक है। श्वसन के मुख्य रूप से 3 चरण है, एक बाह्य श्वसन, ठीक है, ये आप लोगों के ध्यान रखना, निःश्वसन श्वास लेते हैं, मैंने बताई दिया आप लोगों को, उस श्वसन में छोड़ते हैं, ठीक है, इतना सा ध्यान दो। गैसों का परिवहन मैंने बताई दिया आपको, कुपिकाओं से विसरण विधि द्वारा होता है, ठीक है, कोशिकीय श्वसन, ठीक है। और ये आपके क्वेश्चन, श्वसन तंत्र दर का जो मापन होता है वो किससे होता है, स्पाइरोमीटर, ठीक है, स्पाइरोमीटर।
श्वसन दर का जो मापन होता है वो स्पाइरोमीटर से होता है। किससे होता है? स्पाइरोमीटर से। श्वसन की जो क्रिया विधि होती है उसका नियंत्रण कौन करता है? मेडुला ओब्लोगेटा। बस ये ध्यान रखना है, यहां से ये प्रश्न भी ध्यान रखना है। श्वसन की क्रिया विधि का जो नियंत्रण होता है वो कौन करता है? मेडुला ओब्लोगेटा करता है। सामान्यतः एक वयस्क व्यक्ति में जो श्वसन दर होती है लगभग 12 से 15 होती है। ठीक है, ध्यान रखना। सोते टाइम पर श्वसन दर ध्यान रखना सबसे कम होती है और परिश्रम करते टाइम पर श्वसन दर सबसे ज्यादा होती है। वैसे सामान्य रूप से खाना खाते समय श्वसन दर क्या हो जाती है? घट जाती है। नवजात शिशुओं में श्वसन लगभग 40 से 45 बार होता है। ये इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, आप लोगों को ध्यान रखना है। यहां से ये क्वेश्चन ध्यान नहीं रखे, बाकी तो ध्यान रखने हैं आप लोगों को। ये दोनों प्रश्न आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, आगे ध्यान दो। श्वसन से संबंधित जो रोग होते हैं ये रोग आपको पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी ध्यान रखना दमा, अस्थमा, कुकर, खांसी ये नहीं पूछेगा, छोड़िए आप इसको। ठीक है, श्वसन से संबंधित आपको रोग पूछेगा नहीं। और ठीक है, इतना क्वेश्चन आप लोगों का हो गया। ठीक है, धन्यवाद। अब इसके बाद ये प्रश्न लेते हैं अपन जो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, और काफी प्रश्न पूरे चैप्टर के ले लेते हैं। एक बार बड़े ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, देखिए आप लोग प्रश्न ले लेते हैं।